Dear friends, Nursing Academy presents Medical Surgical Nursing, Respiratory System, Nursing Bloods and Rapid Revision Points Part 2। Dear friends, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कैन सेंड और व्हाट्सएप नंबर @3600697003। ये वीडियो हर उस नर्सिंग एग्जाम के लिए है जो इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। प्यारे दोस्तों, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। लेट्स नाउ स्टार्ट। डल परकशन साउंड्स मीडियम इन इंटेंसिटी एंड पिच, moderate length, thud-like sounds as found over the liver may indicate a solid area as in lobar pneumonia। डल परकशन साउंड क्या होती है? डल परकशन साउंड जिसकी इंटेंसिटी मीडियम होती है, हाई पिच मॉडरेट लेंथ होती है और थर्ड लाइक साउंड होती है। यदि ये लीवर के ऊपर वाले एरिया में जो कि सॉलिड एरिया होता है, यदि उसमें सुनाई देती है कौन सी साउंड? डल परकशन साउंड, तो वो लोबर न्यूमोनिया को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है? लोबर न्यूमोनिया को इंडिकेट करती है। थर्ड लाइक साउंड का मतलब होता है जैसे पानी गिरता है उस टाइम जो साउंड सुनाई देती है, दैट इज थर्ड लाइक साउंड। जैसे ये सपोज करो चेस्ट है, इसका ये राइट एरिया, यदि डल परकशन साउंड इस एरिया के ऊपर प्रेजेंट है, लीवर इधर इस साइड में प्रेजेंट रहता है, लीवर के जस्ट ऊपर सॉलिड एरिया में यदि थर्ड लाइक साउंड डल परकशन साउंड सुनाई देती है तो दिस वन इज इंडिकेट द लोबर न्यूमोनिया। डल परकशन साउंड कैसी होती है? जिसकी मीडियम इंटेंसिटी और लेंथ मॉडरेट होती है, हाई पिच होती है। नेक्स्ट वन, रेजोनेंट परकशन साउंड। रेजोनेंट परकशन साउंड कैसी होती है? लॉन्ग, लाउड, लो पिच्ड हेलो साउंड्स होती है। रेजोनेंट परकशन साउंड कैसी होती है? लॉन्ग, लाउड, लो पिच, होलो साउंड होती है। इंडिकेट नॉर्मल लंग टिश्यू और ब्रोंकाइटिस, जो कि नॉर्मल लंग टिश्यू या ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में सुनाई देती है। ब्रोंकाइटिस का मतलब ब्रोंकाई, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन होना, दिस वन इज द नोन एज ब्रोंकाइटिस। हाइपर रेजोनेंट परकशन साउंड। हाइपर रेजोनेंट परकशन साउंड कैसी होती है? वेरी लाउड, लोअर पिच साउंड होती है। एज फाउंड ओवर द स्टोमक में इंडिकेट, जो कि स्टोमक के ऊपर यदि प्रेजेंट है, स्टोमक के ऊपर ये एरिया में सुनाई देती है, जो इंडिकेट करेगी हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स एज इन एम्फाइसीमिया और न्यूमोथोरैक्स। सब ध्यान दीजिएगा, ये चेस्ट है, ये कौन सा पार्ट है? राइट है, ये लेफ्ट पार्ट, ये स्टोमक एरिया है। यदि इस स्टोमक एरिया के ऊपर हाइपर रेजोनेंट परकशन साउंड सुनाई देती है तो वो किसको इंडिकेट करेगी? एम्फाइसीमिया या न्यूमोथोरैक्स को इंडिकेट करेगी कि मतलब उस कंडीशन में लंग्स क्या है? हाइपर इन्फ्लेटेड है। नेक्स्ट, टिम्पेनिक परकशन साउंड, जो कि लाउड, हाई पिच, मॉडरेट लेंथ, म्यूजिकल ड्रम लाइक साउंड होती है। टिम्पेनिक साउंड कैसी होती है? जैसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एयर के अंदर, मतलब जैसे ड्रम के ऊपर मारते हैं हम या जैसे ढोलक के ऊपर मारते हैं, ड्रम लाइक साउंड होती है। एज फाउंड ओवर ए पफल्ड आउट चेस्ट चेक में इंडिकेट एयर कलेक्शन एंड इज लार्ज न्यूमोथोरैक्स, जो कि एयर कलेक्शन को इंडिकेट करती है। टिम्पेनिक परकशन साउंड जैसे ढोलक के अंदर एयर प्रेजेंट रहता है, उसके ऊपर जैसे मारते हैं, ड्रम के ऊपर मारते हैं, ऐसे साउंड टिम्पेनिक परकशन साउंड के नाम से जानते हैं जिसको, जो कि हेवी न्यूमोथोरैक्स या लार्ज न्यूमोथोरैक्स में सुनाई देती है। टू डिस्टिंग्विश between normal and adventitious breath sound in the client's lungs, place the diaphragm of the stethoscope firmly against the skin and listen to a full inspiration and a full expiration at each side. Remember to compare sound variations from one side to the other side. यदि हमें किसी नॉर्मल लंग साउंड और एडवेंटियस, मतलब किसी एक्सीडेंटल ब्रीथ साउंड, एडवेंटेज का मतलब होता है एबनॉर्मल, नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड के अंदर
अंतर करना है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस करना है, तो क्लाइंट की लंग साउंड को क्या करेंगे, कैसे सुनेंगे हम, प्रेस द डायफ्राम जो ऑफ द स्टेथोस्कोप फर्मली अगेंस्ट द स्किन, जो लंग्स है, सपोज ये चेस्ट का एरिया है, उसके स्किन के ऊपर डायफ्राम जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप को डायफ्राम को प्रेस करेंगी फर्मली, ताकत से। लिसन द फुल इंस्पायरेशन एंड फुल एक्सपायरेशन एट ईच साइड, दोनों साइड के ऊपर फुल इंस्पायरेशन और फुल एक्सपायरेशन की साउंड सुनेंगे। रिजेंबल टू कंपेयर, और दोनों साइड की जो साउंड सुनाई देगी उनको हम कंपेयर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी वाली नॉर्मल और एबनॉर्मल साउंड है। टू इलेक्ट ब्रोंकोफोनी आस्क द क्लाइंट टू से 99। ब्रोंकोफोनी को इलेक्ट करने, चेक करने के लिए क्लाइंट से 99 बोलने को कहेंगे। वाइल यू एस्कल्टेट द चेस्ट, जब हम चेस्ट को एस्कल्टेट करेंगे, चेस्ट की साउंड को सुनेंगे स्टेथोस्कोप के द्वारा। ओवर नॉर्मल लंग टिश्यू द वर्ड साउंड मफल्ड, नॉर्मल लंग टिश्यू पे जो साउंड सुनाई देगी वो कैसी होगी, मफल्ड होगी। ओवर कंसोलिडेटेड एरिया, कंसोलिडेटेड का मतलब है उसमें फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ। द वर्ड साउंड यूजुअली लाउड, जो साउंड सुनाई देगी वर्ड की, जो 99 वर्ड है उसकी साउंड सुनाई देगी वो तेज होगी। मफल्ड का मतलब होता है वीक या कमजोर। ब्रोंकोफोनी, ब्रोंकोफोनी यानी चेक करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए क्लाइंट को 99 बोलने के लिए कहेंगे। यदि नॉर्मल लंग्स हैं तो जो साउंड सुनाई देगी वो मफल्ड, वीक या कमजोर होगी। यदि लंग्स कंसोलिडेटेड हैं जिसके अंदर फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ है तो साउंड कैसी होगी, लाउड होगी। टू इलेक्ट इकोफोनी, इकोफोनी चेक करने के लिए आस्क द क्लाइंट टू ई, क्लाइंट को ई बोलने के लिए कहेंगे। क्या बोलने के लिए कहेंगे, ई। ब्रोंकोफोनी 99 बोलने के लिए कहेंगे, इकोफोनी ई बोलने के लिए। वाइल यू एस्कल्टेट द चेस्ट, जब हम एस्कल्टेट कर रहे हैं चेस्ट को, चेस्ट की साउंड सुन रहे हैं। ओवर नॉर्मल लंग टिश्यू द साउंड इज मफल्ड, नॉर्मल लंग टिश्यूज पे साउंड कैसी होगी, मफल्ड होगी, नॉर्मल होगी। ओवर कंसोलिडेटेड टिश्यू विल साउंड लाइक द लेटर ए, जैसे हम ए बोलते हैं तो यदि लंग्स कंसोलिडेटेड है तो उस पे ए लेटर जैसी साउंड सुनाई देगी। ब्रोंकोफोनी और इकोफोनी से हम लंग्स के कंसोलिडेटेड टिश्यूज को चेक करते हैं। नेक्स्ट वन, टू इलेक्ट विस्पर्ड पेक्टोरोलिक्वी आस्क द क्लाइंट टू विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाहट करना, कान के अंदर फुसफुसाहट, मतलब धीरे धीरे से बोलना। क्लाइंट विस्पर 1 2 3 while you auscultate the chest, one normal lung sound, the members will be almost indistinguishable. Over consolidated lung tissue, the number will be loud and clear. विस्पर पेक्टोरोलिक्वी, विस्पर का मतलब है कि फुसफुसाहट जैसी साउंड सुनाई देना जब चेस्ट को हम एस्कल्टेट करेंगे। किसको, पेक्टोरिलिक्वी, पेक्टोरी का मतलब होता है चेस्ट, लिक्वी का मतलब होता है साउंड सुनाई देना। आज तक क्लाइंट को इस कंडीशन के लिए, इसको चेक करने के लिए हम 1 2 3 बोलने के लिए कहेंगे और उसके दौरान हम चेस्ट को एस्कल्टेट करेंगे। नॉर्मल लंग साउंड के ऊपर जो नंबर है, जो नंबर की साउंड है हमें क्लियर नहीं सुनाई देती, हम उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है डिफरेंस नहीं कर सकते। कंसोलिडेटेड लंग टिश्यू, जिसके अंदर कंसोलिडेटेड लंग टिश्यू का मतलब जिसके अंदर फ्लूइड या फ्लूइड वाटर भरा हुआ है, उसके अंदर ये जो 1 2 3 का साउंड है ये हमें क्लियर और लाउड सुनाई देगा। ये किस कंडीशन में मिलेगा, या तो न्यूमोनिया के कंडीशन में मिलेगा या कैंसर जिसमें सॉलिड मास टाइप का जो कैंसर है लंग्स का, उसके अंदर देखने सुनाई देगा। ट्रेकियल ब्रीथ साउंड आर हरास हाई पिच साउंड and are heard above the supraclavicular notch over the trachea. ट्रेकियल ब्रीथ साउंड, ट्रेकियल ब्रीथ साउंड कहाँ पे सुनाई देती है, ट्रेकिया पे सुनाई देती है, जो कि हरस हाई पिच साउंड होती है या फिर सुप्राक्लेविकल नोच के ऊपर सुनाई देती है। सुप्राक्लेविकल नोच का मतलब है पीछे की साइड, फ्रंट साइड के अंदर चेस्ट के ऊपर जो क्लेविकल है, जो दोनों क्लेविकल बोन जुड़ी हुई है, इसकी जो बीच का पार्ट है दैट इज सुप्राक्लेविकल नोच, जो क्लेविकल के ऊपर का पार्ट। ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड आर लाउड, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड कहां पे सुनाई देगी, ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड आर लाउड हाई पिच साउंड हियर जस्ट अबव द क्लेविकल ऑन द ईस्ट साइड ऑफ स्टर्नम ओवर द मेन्यूब्रम, जो कि कहा, सपोज ये चेस्ट है, ये बीच का पार्ट है स्टर्नम, मेन्यूब्रम इस पार्ट के ऊपर सुनाई देगी और क्लेविकल के, स्टर्नम के क्लेविकल के दोनों साइड के ऊपर।
Bronchiovesicular breath sounds are medium in loudness and pitch and can be heard next to the sternum between the scapula. Bronchiovesicular साउंड है जो स्टर्नम दोनों स्केपुला मतलब शोल्डर बोन जैसे बैक साइड है चेस्ट का, तो स्टर्नम की जस्ट पीछे बैक साइड के अंदर कौन सी ब्रोंकियोवेसिकुलर ब्रीथ साउंड सुनाई देगी, जो कि मीडियम इन जिसकी तेज मध्यम होता है, पिच मीडियम होता है। नेक्स्ट वन, वेसिकुलर ब्रीथ साउंड आर सॉफ्ट लो पिच साउंड्स एंड आर हियर्ड इन द रिमाइंडर ऑफ लंग्स। वेसिकुलर ब्रीथ साउंड जो कि सॉफ्ट लो पिच साउंड होती हैं, जो कि लंग्स के बचे हुए भाग में सुनाई देती है। टेकीपीनिया इज सैलो ब्रीदिंग विथ इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। टेकीपीनिया सैलो ब्रीदिंग होता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, इंक्रीज होना। टेकी वर्ड मतलब बढ़ना, पीनिया का मतलब है रेस्पिरेटरी रेट। ब्रेडीपीनिया इरेगुलर ब्रीदिंग एट ए डिक्रीज रेट, रेगुलर ब्रीदिंग एट ए डिक्रीज रेट। ब्रेडीपीनिया के अंदर रेगुलर ब्रीदिंग होगी जिसकी रेट क्या होगी, कम होगी। ब्रेडी मीन्स कम होना, घटना, पीनिया मीन्स ब्रीदिंग। टेकीपीनिया सैलो ब्रीदिंग विद इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ब्रेडीपीनिया रेगुलर ब्रीदिंग एट डिक्रीज रेट। एपनिया इज द एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग एंड मे बी पीरियोडिक। एपनिया की कंडीशन ब्रीदिंग का एब्सेंस होना, कुछ पीरियडिक या कुछ समय के लिए। ब्रेडीपीनिया रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग रेट का घटना। टेकीपीनिया इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। एपनिया एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, मे बी कुछ पीरियडिक टाइम के लिए, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि रेस्पिरेटरी रेट भी 2 सेकेंड के लिए रुक जाती है, तो वो टर्मिनोलॉजी भी किसके अंदर आएगी, एपनिया के कंडीशन। हाइपरपनिया इज द इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। यदि डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग बढ़ रही है दैट इज हाइपरपनिया। हाइपरपनिया इंक्रीज द डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की गहराई बढ़ रही है, दैट टर्म इज नोन एज हाइपरपनिया। कुस्माल्स रेस्पिरेशन आर रैपिड डीप ब्रीदिंग विदाउट पॉजेस that in adult result in a rate of more than 20 breaths per minute. Breathing usually sound labored with deep breaths and resemble sign. कुस्माल ब्रीदिंग जो कि रैपिड और डीप ब्रीदिंग होती है विदाउट पोज, बिना किसी रुकावट के, जो कि कुस्माल ब्रीदिंग डायबिटीज के क्लाइंट के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में कुस्माल ब्रीदिंग सुनाई देती है। कुस्माल रेस्पिरेशन होता है जिसकी रेट क्या होगी, मोर होगी, 20 ब्रीथ्स पर मिनट से ऊपर। ब्रीदिंग यूजुअली साउंड लेबर्ड, मतलब ब्रीदिंग बहुत मेहनत के बाद, सांस अधिक कठिनाई से आएगा। विद डीप ब्रीथिंग, गहराई से सांस लेगा। विद रिजेंबल साइंस, दैट रिजेंबल साइन मतलब जोर जोर से सांस लेगा। कुस्माल रेस्पिरेशन कौन से कंडीशन में होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कुस्माल रेस्पिरेशन का कैरेक्टर क्या है, रैपिड डीप ब्रीदिंग होगी, मोर देन रेस्पिरेटरी रेट 20 ब्रीथ पर मिनट से होगी, और सांस कठिनाई रेस्पिरेशन की कंडीशन डिफिकल्ट या लेबर्ड होगा। नेक्स्ट वन, बायोट्स रेस्पिरेशन आर रैपिड डीप ब्रीदिंग विथ एब्रूट पोज। कुस्माल्स ब्रीदिंग के अंदर पोज नहीं होगा, पॉइंट ध्यान में लेना है। 2 डिफरेंस है। कुस्माल ब्रीदिंग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होता है। बायोट्स रेस्पिरेशन भी रैपिड होगा, कुस्माल रेस्पिरेशन भी रैपिड होता है, बट डिफरेंस क्या है, बायोट्स रेस्पिरेशन के अंदर एब्रूट पोज होता है जबकि कुस्माल ब्रीदिंग में विदाउट पोज होता है। बिटवीन ईच ब्रीथ एंड इक्वल डेप्थ टू ईच ब्रीथ, और डेप्थ क्या होगी, कुस्माल ब्रीदिंग में भी मोर डेप्थ है, बट इसके अंदर डेप्थ की कंडीशन क्या होगी, हर सांस के साथ डेप्थ इक्वल रहेगी। कुस्माल ब्रीदिंग किसमें देखने को मिलती है, कुस्माल से रेस्पिरेशन होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। बायोट्स रेस्पिरेशन हमें ट्रोमा, स्ट्रोक, इंक्रीज आईसीपी और ओपोइड जो अफीम खाते हैं उनके अंदर बायोट्स टाइप का रेस्पिरेशन होगा। डिफरेंस क्या दोनों में, उसके अंदर एब्रूट पोज नहीं होता, किसमें, कुस्माल्स रेस्पिरेशन में। बायोट्स रेस्पिरेशन में एब्रूट पोज होता है, मतलब कुछ देर के लिए रुक जाती है। उसकी रेट 20 ब्रीथ्स पर मिनट से ज्यादा होती है। इसके अंदर क्या है कैरेक्टर्स का, डेप्थ हर सांस के साथ इक्वल होती है।
डिक्रीज ब्रीथ साउंड और इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी व्हीजिंग इज एसोसिएटेड विद अस्थमा। अस्थमा के अंदर ब्रीथ साउंड कम होती है और मोस्ट इंपोर्टेंट अस्थमा का कैरेक्टर है कि इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग और विस्लिंग, व्हीजिंग वर्ड अस्थमा के लिए याद कर लेना। व्हीजिंग हमेशा मैक्सिमम कंडीशन अस्थमा के देखने किस प्रकार की होगी, इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी व्हीजिंग साउंड। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कार्डियक आउटपुट को कम करता है बाई किसके द्वारा, इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ा के, एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड डिलीवर टू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। जो हार्ट है उसका लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम है, उसके अंदर जो ब्लड का अमाउंट पहुंच रहा है उसको डिलीवरी भी कम करता है, मतलब उसके अमाउंट को भी रिड्यूस करता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड पहुंच रहा है उसकी अमाउंट, ब्लड के अमाउंट को कम करेगा, किसके द्वारा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ने के कारण। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कोजेस डायरेक्ट पल्मोनरी ट्रॉमा। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता भी नुकसान करती है, ऑक्सीजन की अधिकता भी नुकसान करती है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पल्मोनरी ट्रॉमा, मतलब पल्मोनरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एल्यूलर सरफेस एरिया, एल्यूलर सरफेस एरिया की अमाउंट को कम कर देगा, जो कि गैसेस एक्सचेंज, गैस के आदान प्रदान O2 और CO2 के एक्सचेंज के लिए, आदान प्रदान के लिए जरूरी है। एंड कैन रिजल्ट इन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, जिसके कारण CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, और डिक्रीज O2 अपटेक, जो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मोस्टली जब COPD का क्लाइंट है उसको हम यदि हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर देंगे तो वो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी शो करेगा। इसलिए हम COPD के क्लाइंट को नॉर्मली नेजल कैथेटर से 2 ml पर लीटर के हिसाब से ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट वन, थोरेसिक काइपोस्कोलियोसिस कोजेज लंग कंप्रेशन। थोरेसिक काइपोस्कोलियोसिस से के कारण लंग कंप्रेस हो जाता है, एंड रेस्ट्रिक्ट लंग एक्सपेंशन, लंग्स को फैलने को क्या कर देगा, कम कर देगा, रिजल्टिंग इन मोर रैपिड एंड सैलो रेस्पिरेशन, जिसके कारण बहुत तेज और सैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। काइपोसिस एंड स्कोलियोसिस दो टर्म से मिलकर बना है। इसको हम लोकल भाषा में, हिंदी भाषा में कुब्बड़ के नाम से जानते हैं। जैसे ये चेस्ट है, इसके अंदर कर्वेचर ऑफ स्पाइन, दिस वन इज नोन एज स्कोलियोसिस, और थोरेसिक दोनों का यदि कर्वेचर हो जाता है दैट इज नोन एज काइपोस्कोलियोसिस। जैसे ये चेस्ट है, इसका ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड ये ऐसे इस साइड में कर्वेचर हो गया, मतलब मुड़ गया, तो इस कंडीशन में लंग्स क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, और जिसके अंदर लंग्स फैलेंगे कम, क्योंकि जो पूरा थोरेसिक एरिया था उसका एनाटॉमिकल चेंज हो गया, और उसके कारण रेस्पिरेशन कैसा होगा, रैपिड और सैलो रेस्पिरेशन। क्वेश्चन क्या बनता है, काइपोस्कोलियोसिस के अंदर किस प्रकार का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, तो रैपिड एंड सैलो रेस्पिरेशन। कारण क्या है, जो लंग्स का एक्सपेंशन है, फैलाव है, वो क्या हो गया, कम हो गया। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स अकर व्हेन द क्लाइंट्स लंग कोलैप्स, causing an acute decrease in amount of functional lungs used in oxygenation। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या हो जाता है, क्लाइंट के लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। उनके जो प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस है, उसके अंदर न्यूमो का मतलब होता है एयर क्या हो जाती है, ज्यादा भर जाती है, जिसके अंदर लंग्स, फेफड़े क्या हो जाते हैं, जो नॉर्मल नेगेटिव प्रेशर होता है वो पॉजिटिव प्रेशर में चेंज हो जाता है, जिससे लंग्स को प्रॉपर फैल नहीं पाते और उनके अंदर ऑक्सीजनेशन, ट्रांसफर ऑफ O2 और CO2 प्रॉपर नहीं हो पाता, ऑक्सीजन ले नहीं पाते। लंग्स जो एल्विलाई है, जो ऑक्सीजन टेकिंग फंक्शनल यूनिट है, वो कोलैप्स हो जाती है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। नेक्स्ट वन, न्यूमोनिया कैन प्रोड्यूस ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड ओवर द एरिया ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब जिस एरिया के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है,
तो न्यूमोनिया के अंदर जो कंसोलिडेटेड एरिया है उसके अंदर ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड सुनाई देती है, प्रोड्यूस हो सकती है। ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड न्यूमोनिया के अंदर जो कंसोलिडेटेड एरिया है उसके अंदर सुनाई दे सकती है। द ओनली वे टू री-एक्सपेंड द लंग्स in right spontaneous pneumothorax is to place a chest tube on the right side so the air is in the pleural space can be removed. Right spontaneous pneumothorax की कंडीशन में लंग्स को एक्सपेंड करने का, लंग्स को वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने का एक तरीका है, क्या है? चेस्ट ट्यूब डालना। प्लेस द चेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर जो चेस्ट ट्यूब डालेंगे तो लंग्स के अंदर जो एयर भरी हुई है, एयर भरी हुई है, वो क्या की जा सके, हटाई जा सके। चेस्ट ट्यूब यदि एयर है, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है, तो उस अपर लंग्स के अपर एरिया में डालेंगे, क्योंकि हवा की नेचर होता है हमेशा ऊपर की साइड जाना। और यदि लिक्विड भरा हुआ तो चेस्ट ट्यूब किसमें, जैसे हीमोथोरेक्स की कंडीशन में जैसे ब्लड भरा हुआ तो लोअर लोब के मतलब लोअर एरिया के अंदर डालेंगे, क्योंकि पानी हमेशा हेवी होता है, एयर की ऊपर जाती है जबकि पानी नीचे की तरफ। इसके कारण हम न्यूमोथोरेक्स में चेस्ट ट्यूब ऊपर साइड में डालते हैं, जबकि लंग्स के अपर एरिया में, जबकि हीमोथोरेक्स की कंडीशन में नीचे की साइड इंसर्ट करा। नेक्स्ट वन, ए लैक ऑफ ब्रीथ साउंड इन द लेफ्ट अपर लोब ऑफ ट्रोमा क्लाइंट में इंडिकेट न्यूमोथोरेक्स। यदि क्लाइंट के अपर लोब, लंग्स लेफ्ट के अपर लोब के अंदर ब्रीथ साउंड नहीं सुनाई दे रही, कम सुनाई दे रही, तो वो न्यूमोथोरेक्स को इंडिकेट करेगा। रोंकोरियस ब्रीथ साउंड आर प्रेजेंट, रोंकोरियस ब्रीथ साउंड आर प्रेजेंट विद ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन के अंदर रोंकोरियस ब्रीथ साउंड सुनाई देती है। इंसेटिव स्पायरोमेट्री यूज टू इंक्रीज डीप ब्रीथिंग। ब्रीदिंग की कंडीशन को बढ़ाने के लिए स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। Placement of chest tube with drain the blood from the space and re-expand the lung in a pneumothorax. हीमोथोरेक्स की कंडीशन के अंदर स्पेस को री-एक्सपेंड करने के लिए चेस्ट ट्यूब डालेंगे। वो कहां पे डालेंगे? लंग्स के लोअर लोब के अंदर। नेक्स्ट वन, स्क्वेमास सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमास सेल कार्सिनोमा इज ए स्लो ग्रोइंग कैंसर। एक स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है, रेयरली मेटास्टेसाइज, जिसके अंदर मेटास्टेसिस मतलब ग्रोथ करने, एक सेल से दो सेल, जिसमें मेटास्टेसिस रेयर होता है, एंड हैज द बेस्ट प्रोग्नोसिस ऑफ ऑल लंग कैंसर। जितने भी प्रकार के लंग कैंसर हैं उसमें सबसे अच्छा, बेस्ट प्रोग्नोसिस का मतलब है कि ठीक होने की कंडीशन सबसे ज्यादा होती है। कौन से टाइप के कार्सिनोमा में? स्क्वेमास सेल कार्सिनोमा में। Only surgical biopsy with cytological examination of the cells can give a definitive diagnosis of cancer and type. कैंसर का डेफिनेटिव डायग्नोसिस, कैंसर के प्रकार का जानने के लिए सबसे अच्छा एग्जामिनेशन सर्जिकल बायोप्सी विथ साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। मतलब कैंसर का सबसे प्रभावी, कैंसर को डायग्नोस करने की सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उसकी सर्जिकल बायोप्सी करना, उसकी सेल की स्टडी करना। देन व्हाट इज द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड इट्स टाइप इज सर्जिकल बायोप्सी विद साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स। ए स्मॉल एरिया ऑफ टिश्यू क्लोज द सरफेस ऑफ लंग इन इज रिमूव्ड इन ए वीज रिसेक्शन। वीज रिसेक्शन किसे बोलते हैं? यदि लंग्स की सरफेस पे टिश्यूज का स्मॉल एरिया हम रिमूव करेंगे तो उस कंडीशन को किस टर्म से जानते हैं? वीज रिसेक्शन के नाम से। ए एंटायर लंग्स इज रिमूव्ड इन न्यूमोनेक्टोमी। न्यूमोनेक्टोमी यदि पूरा लंग्स हटा देते हैं तो उस कंडीशन को हम न्यूमोनेक्टोमी के नाम से जानते हैं। द लोब ऑफ लंग्स, यदि एक लोब हटाएंगे, दिस वन इज नोन एज लोबेक्टोमी। लोबेक्टोमी, if we remove the one lobe of lungs is known as lobectomy। यदि एक लंग्स का लोब हटाते हैं तो उसे लोबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। The segment of lungs is removed। यदि एक सेगमेंट हटाया जाता है तो उसे हम सेगमेंटल रिसेक्शन के नाम से जानते हैं। यदि लंग्स का एक सेगमेंट हटाया जाता है सर्जरी के द्वारा, दिस वन इज नोन एज सेगमेंटल रिसेक्शन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वीज रिसेक्शन। वीज रिसेक्शन का मतलब है
कि जो टिश्यू है उसका एक स्मॉल एरिया हटाएंगे, जो लंग्स के सरफेस के ऊपर जो टिश्यू है उसका स्मॉल एरिया हटाएंगे। दिस वन इज नोन एज विज रिसेक्शन। ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। न्यूमोनेक्टोमी एंटायर लंग, लोबेक्टोमी ए लोब ऑफ लंग्स, सेगमेंटल रिसेक्शन एक सेगमेंट ऑफ लंग्स रिमूव करता है। नेक्स्ट वन, द लोबेक्टोमी, द रिमेनिंग लंग लोब और लोब ओवर एक्सपेंड स्लाइटली टू फिल द स्पेस प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय द रिमूव टिश्यू। लोबेक्टोमी के अंदर क्या है, जैसे सपोज ये लंग्स हैं, इनके अंदर लोबेक्टोमी हमने एक लोब हटा दिया, तो जो स्पेस बचा वो किससे फिल होगा, तो स्पेस किससे फिल होगा, जो ये बचा हुआ एरिया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा, वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। इन लोबेक्टोमी द रिमेनिंग लंग लोब, जो लोब बचे हुए हैं, लोब ओवर एक्सपेंड स्लाइटली, वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे और फिल द स्पेस प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द रिमूव टिश्यू। जो टिश्यू हटाया है उसका एरिया को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, उस एरिया को कवर कर लेंगे। इन न्यूमेक्टोमी, अब न्यूमेक्टोमी की कंडीशन में क्या होगा, हमने एंटायर लंग हटा दिया, तो उस कंडीशन में जो सीरस फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो उस स्पेस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा और उसके अंदर कंसोलिडेशन की साउंड सुनाई देगी। सीरस फ्लूइड फिल द स्पेस एंड इवेंचुअली कंसोलिडेटेड, प्रिवेंटिंग एक्सटेंसिव मिड-स्टेनल शिफ्ट ऑफ द हार्ट एंड रिमेनिंग लंग्स। जो मिड-स्टेनल शिफ्ट है उसको रोकने के लिए और हार्ट को जो मिड-स्टेनल शिफ्ट, मतलब ये हार्ट है, इसके इस मिड-स्टेनियम की साइड से शिफ्ट होने को रोकने के लिए जो सीरस फ्लूइड है वो स्पेस को क्या करेगा, कवर करेगा। बिकॉज द हेमी डायफ्राम इन ए मसल्स दैट डज नॉट कॉन्टेक्ट वेन पैरालाइज्ड, यदि डायफ्राम पैरालाइज्ड हो गया तो डायफ्राम एक मसल से वो कॉन्टेक्ट नहीं होगी, तो उस कंडीशन में हमें उसको क्या बोलेंगे, हेमी डायफ्राम, जैसे हेमी पैरालाइसिस बोलते हैं। तो पैरालाइसिस ऑफ डायफ्राम इज नोन एज हेमी डायफ्राम। एन अनकंट्रोल्ड हेमी डायफ्राम रिमेन्स इन एन अप पोजिशन, यदि डायफ्राम पैरालाइसिस अनकंट्रोल्ड है तो दिस वन इज नोन एज अनकंट्रोल्ड हेमी डायफ्राम। डायफ्राम का पैरालाइसिस हुआ और डायफ्राम ऐसे ऊपर की तरफ रह गया, which reduce the space left by the pneumectomy, जो कि स्पेस को क्या कर देगी, कम कर देगी जो न्यूमेक्टोमी के दौरान। ये कंडीशन किस, हेमी डायफ्राम, मतलब डायफ्राम का पैरालाइसिस न्यूमेक्टोमी प्रोसीजर के दौरान हो सकता है, क्योंकि जो डायफ्राम को नर्व सप्लाई होती है जिसे हम फेरिंग नर्व के नाम से जानते हैं, वो क्या हो सकती है, कट जाती है। ड्यूरिंग ए न्यूमेक्टोमी द फेरिंग नर्व ऑन द सर्जिकल साइड इज यूजुअली कट टू कोज हेमी डायफ्रामिक पैरालाइसिस। जो डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई हो रही है जिसे हम फेरिक नर्व के नाम से जानते हैं, न्यूमेक्टोमी प्रोसीजर के दौरान जनरली कट जाती है, तो उसके कारण क्या होगा, हेमी डायफ्राम पैरालाइसिस होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ब्लॉक द पल्मोनरी वेस्कुलेचर। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो पल्मोनरी वेसल्स हैं जैसे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो टू द डिस्टल रीजन ऑफ द लंग्स, जिसके कारण जो लंग्स का डिस्टल रीजन है, जो लंग्स के टिश्यूज हैं, उन्हें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। इंटरफेयरिंग विद गैस एक्सचेंज, और गैस एक्सचेंज के साथ इंटरफेयर करता है, क्योंकि जो इम्बोलिज्म या इम्बोलस बनता है वो क्या करेगा, ब्लड फ्लो को रोक लेगा या उसके बीच में रुकावट आ जाएगी, जिससे ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता। किसमें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ब्लड मस्ट परफ्यूज और फ्लो अराउंड ईच एल्वुलस, जो लंग्स का रेस्पिरेटरी यूनिट है उसको हम एल्वुलाई के नाम से जानते हैं, उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए उसके टिश्यूज के अंदर क्या होना चाहिए, ब्लड सप्लाई होना चाहिए, ब्लड परफ्यूज होना चाहिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू अकर अक्रॉस द एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। जो एल्वुलाई की कैपिलरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसफर करने के लिए, उनको न्यूट्रिशन के लिए, उनको वर्किंग के लिए ब्लड का परफ्यूज होना, उन एल्वुलाई तक पहुंचना जरूरी है। When an area of lungs is ventilated but not perfused, यदि कोई लंग्स का एरिया जिसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान तो हो रहा है बट ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो इस कंडीशन को हम वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच के नाम से जानते हैं। वेंटिलेशन
परफ्यूजन मिसमैच के नाम से जानेंगे। मतलब जिसके अंदर वेंटिलेशन तो प्रॉपर हो रहा है बट परफ्यूजन नहीं हो रहा। वेंटिलेशन का मतलब हवा का आदान प्रदान होना, परफ्यूजन का मतलब है ब्लड के द्वारा उसके टिश्यूज के अंदर या कैपिलरीज के अंदर क्या होना, एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2। A mismatch that show impaired ventilation but normal perfusion indicate a pathological state in bronchial tree such as pneumonia or atelectasis। न्यूमोनिया और एटिलेक्टेसिस के कंडीशन के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच देखने को मिलता है, जो कि ये उसकी ब्रोंकियल ट्री होती है उसकी पैथोलॉजिकल स्टेट को शो करता है। In a ventilation perfusion mismatch that occur with a pulmonary embolism, the amount of यदि pulmonary embolism की कंडीशन में ventilation perfusion mismatch होता है तो the amount of ventilation occurring does not equal perfusion। तो ventilation और perfusion की अमाउंट इक्वल नहीं होगी। The inflammatory reaction in the lung may with a pulmonary embolism cause chest pain। pulmonary embolism के कारण होने वाली इंफ्लामेटरी रिएक्शन के कारण चेस्ट पेन होता है। यदि कोई सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उस क्लाइंट के अंदर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसका कारण क्या है कि उसके लंग्स के अंदर इंफ्लामेटरी रिएक्शन, जहां पे वो रुकावट है वहां पे क्या होगी, सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है। सडन रिडक्शन इन एडिक्वेट ऑक्सीजन इन ए क्लाइंट विद ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कॉज फीलिंग ऑफ एप्रिहेंशन और ए सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। यदि किसी क्लाइंट के अंदर जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसका ऑक्सीजन एडिक्वेट नहीं पहुंच पा रहा है या उसमें कमी हो गई है तो उसके अंदर एंजाइटी, मतलब बहुत निराशा, जैसे बाढ़ आती है तो ऐसे सुनते ही बाढ़ आ गई, उस टाइम की जितनी एंजाइटी होती है सेम एप्रिहेंशन एंजाइटी की कंडीशन जिसे हम फीलिंग ऑफ एप्रिहेंशन या इम्पेंडिंग डूम के नाम से जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए नर्सिंग एकेडमी के साथ। नर्सिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे जाके, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे सेलेक्ट करें। हमारे पुराने वीडियो जो कि पहले पब्लिश हो चुके हैं यूट्यूब पे, उनको देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाके नर्सिंग एकेडमी पे सेलेक्ट करें और इसके अंदर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दे रखा है, उसमें जो हमारे सारे वीडियो जिसमें सारे मोस्टली का सारे की पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, वो देखिए। प्यारे साथियों, नतीजे की मुझे नहीं परवाह, मेरा प्रयास 100% होना चाहिए। नतीजे की नहीं है मुझे परवाह, मेरा प्रयास 100